हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो करने वाले हैं दैट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है। क्योंकि जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं बच्चे, ज़्यादातर न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्शंस करवाते हैं, तो जिससे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को हम फर्दर हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। देखो बच्चे, जब भी कोई हैवी न्यूक्लियस जो है अगर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई के अंदर स्प्लिट करता है या टूटता है, आप कह सकते हो, तो क्या होता है बच्चे, बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होती है, निकलती है। तो वो प्रोसेस जो है आपका क्या कहलाता है बच्चे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। आप ये कह सकते हो एक हैवी न्यूक्लियस जब दो कंपेरेबल न्यूक्लियस के बीच में जो है स्प्लिट करता है, तो जो हमारा रिएक्शन होता है वो क्या कहलाता है, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं इस तरह से भी दिखा सकती हूँ। मान लो कोई हमारा हैवी न्यूक्लियस है, वो क्या हुआ बच्चे, किसी दो लाइट न्यूक्लियाई में क्या हुआ बच्चे, दो लाइट न्यूक्लियर, और इन दोनों का जो साइज़ है दैट इज़ कंपेरेबल। ठीक है ना, दोनों का साइज़ क्या है बच्चे, कंपेरेबल है। तो ये जो स्प्लिटिंग होती है वो क्या कहलाती है, आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। ठीक है, और इसके साथ जो है बच्चे क्या होता है, बहुत सारी अमाउंट में जो है एनर्जी जो है वो निकलती है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। मान लो एक यूरेनियम है, यूरेनियम को हम क्या करते हैं, उसको हम जो है स्लो या कह सकते हो थर्मल न्यूट्रॉन के साथ जो है, थर्मल न्यूट्रॉन के साथ हम क्या करते हैं बच्चे, हिट करवाते हैं। ठीक है ना, तो मतलब ये यूरेनियम 236 जो है, हम इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्लो न्यूट्रॉन, जैसे न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनकी जो स्पीड होती है दैट इज़ वेरी हाई, इनको हम क्या कर देते हैं बच्चे, इनको स्लो डाउन कर देते हैं। तो इनको हम जो है क्या करते हैं, यूरेनियम के साथ जो है स्ट्राइक करवाते हैं। ठीक है, हिट करवाते हैं, तो ये क्या होता है, यूरेनियम में अब्जॉर्ब हो जाता है और क्या बना लेता है, एक कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो जो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है ये फर्दर क्या हो जाता है बच्चे, स्प्लिट हो जाता है दो फ्रेगमेंट्स में, जिसमें एक जो होता है लाइट होता है और दूसरा क्या होता है बच्चे, हैवी होता है। और क्या होता है बच्चे, 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूरेनियम ने क्या किया बच्चे, एक न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब किया और क्या बनाया, कंपाउंड न्यूक्लियस बनाया। और ये कंपाउंड न्यूक्लियस फर्दर क्या हुआ बच्चे, स्प्लिट हो गया दो न्यूक्लियाई में, जिसमें एक का जो एक न्यूक्लियाई लाइट है और सेकंड न्यूक्लियाई इज वेरी हैवी एज कंपैरिजन टू दिस। और क्या हमें मिलेगा बच्चे, 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे प्लस जितनी एनर्जी जो है रिलीज हुई है वो। तो ये जो है आपकी क्या कहलाएगी बच्चे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्लो न्यूट्रॉन्स या थर्मल न्यूट्रॉन्स को हमने क्या किया बच्चे, इनके ऊपर यूरेनियम के ऊपर हमने क्या करवाया, स्ट्राइक करवाया, तो इसने अब्जॉर्ब किया और उसके बाद कंपाउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ और दिस फर्दर स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियाई। तो न्यूट्रॉन जो है ये फ्यूजन के बाद आपके क्या मिलेंगे, ये जो हमें सेकंड न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं, एक न्यूट्रॉन तो बच्चे ये जो इसको हमने स्ट्राइक करवाया था, और जो सेकंड न्यूट्रॉन्स ये बच्चे जो हमें मिले आफ्टर रिएक्शन। तो जो आफ्टर रिएक्शन वाले जो हमें न्यूट्रॉन्स मिले हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो क्यू जो है जितनी एनर्जी रिलीज हुई है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में, अब जो क्यू वैल्यू है दैट इज बेसिकली 200 MeV तक रिलीज होती है। जब यूरेनियम क्या होता है बच्चे, बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर जब स्प्लिट करता है तो कम से कम जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है बच्चे, 200 MeV होती है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कह रखा है बच्चे, ये जो एनर्जी हमें जो मिली है, जो क्यू वैल्यू जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। और क्या कह सकते हो बच्चे कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इस गामा रेज की फॉर्म में भी रिलीज हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्यूजन फ्रैगमेंट्स एंड सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना, तो यहाँ तो क्या हो सकती है, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ तो क्या होगा बच्चे कि ये एज अ गामा रे अपीयर हो जाए, या फिर क्या हो सकता है ये एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी किनके साथ बच्चे, न्यूट्रॉन्स के साथ। यानी कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी से बेरियम और क्रिप्टॉन निकलेंगे, उसमें जो है ये एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्म में आप कह सकते हो अपीयर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो है आपका क्यू क्या होगा, अपीयर होगा। ठीक है, क्यू वैल्यू अपीयर होगी। अब आगे क्या कह रहा है, क्या हर जो न्यूट्रॉन है बेसिकली न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कैरियर्स ऑफ एनर्जी अबाउट 2 MeV एंड एज सच बीइंग वेरी फास्ट एस्केप विदाउट कॉजिंग फर्दर फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्या बच्चे, न्यूट्रॉन जो होता है ना वो क्या करता है बच्चे, वो जो एनर्जी जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है ना उसकी जो एनर्जी होती है, ये जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुई है इसकी जो एनर्जी होती है दैट इज बेसिकली 2 MeV तक होती है। और
ये जो है बहुत तेज़ी से एस्केप हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये बहुत तेज़ी से एस्केप हो जाता है, ये जो है फिर फर्दर जो है फिजन क्रिएट नहीं करता। तो अब ये नहीं होगा, ये जो न्यूट्रॉन सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं ये फर्दर क्या करेंगे, यूरेनियम के साथ नेक्स्ट यूरेनियम के साथ हिट करके उन्हें क्या करेंगे, फर्दर जो है बेरियम और क्रिप्टॉन नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं बच्चे, एस्केप हो जाते हैं, इस करके ये फर्दर फिजन क्रिएट नहीं करते, ठीक है। यानी कि यूरेनियम 255 के साथ फर्दर फिजन क्रिएट नहीं करते। तो फॉर यूटिलाइजिंग दैम फॉर फर्दर फिजन, अब देखो बच्चे, अब ये इतने फास्ट हैं, ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले दैट इज़ वेरी फास्ट, इतने फास्ट हैं कि ये फर्दर जो है यूरेनियम 235 के साथ क्या फिजन रिएक्शन शो नहीं करते। तो हमें क्या चाहिए होता है बच्चे, हमें इनकी जो स्पीड है ना, इनकी एस्केप टेंडेंसी को हमें क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, इन्हें क्या करना पड़ता है, स्लो डाउन करना पड़ता है। यानी कि जो 3 न्यूट्रॉन, जो ये न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए इनको हम क्या करते हैं बच्चे, स्लो डाउन करते हैं, ताकि क्या हो जाए बच्चे, फर्दर फिजन क्रिएट हो सके, ठीक है ना। फर्दर फिजन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं इन्हें स्लो डाउन करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या कह रखा है बच्चे, जो फिजन है इसमें ज़्यादातर बेरियम और क्रिप्टॉन नहीं बनता, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हर बार क्या होगा कि बेरियम और क्रिप्टॉन में ही यूरेनियम जो है वो टूटेगा, स्प्लिट होगा। तो अलग अलग तरह की जो है न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर हम फिजन रिएक्शन करवाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे यूरेनियम 235 ने न्यूट्रॉन ऑब्जर्व किया, कंपाउंड न्यूक्लियस बनाया और हमें क्या दिया, Sb दिया प्लस नोबिडियम दिया, ठीक है ना। तो प्लस 4 न्यूट्रॉन प्लस Q, ठीक है ना। तो ये तरह की जो इसमें भी क्या हो रहा है बच्चे, इसमें हमने क्या किया, फिजन रिएक्शन कैसे इंड्यूस किया, फिजन रिएक्शन क्रिएट किया कैसे, जैसे हमने उस यूरेनियम के अंदर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व करवा के एक फिजन रिएक्शन शुरुआत की है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, जिसमें रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, इंड्यूस करवाना पड़ता है, ठीक है ना। जिसमें रिएक्शन को हमें स्टार्ट करवाना पड़ता है खुद से की, तो वो आपकी या तो क्या हो सकता है बच्चे, कोई पार्टिकल ऑब्जॉर्व करवा के जो हम फिजन क्रिएट करवाते हैं तो उसको हम ये भी कह सकते हैं इंड्यूस्ड फिजन, ठीक है। आगे क्या कह रखा है बच्चे कि अगर हमारा A 220 से ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया था जब बहुत हैवी न्यूक्लियाई की अगर हम बात करते हैं, बहुत हैवी न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो दैट इज़ वेरी अनस्टेबल। तो ये चाहता है कि ये क्या हो जाए बच्चे, स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है बच्चे, ये फर्दर जो है स्प्लिट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये फर्दर अपने आप ही क्या हो जाता है, अपना हैवी जो न्यूक्लियस है ये इतना अनस्टेबल होता है कि फर्दर जो है बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर यानी कि अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली डिके हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये बेरियम क्रिप्टॉन के अंदर और प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस Q, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है स्पॉन्टेनियस फिजन की, यानी कि स्पॉन्टेनियस फिजन का मतलब क्या है बच्चे, अपने आप ही जो फिजन हो गया, कि अपने आप ही एक हैवी न्यूक्लियस अपने आप ही लाइट न्यूक्लियस में टूट गया। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज़ वेरी स्मॉल। और ये कब होती है स्मॉल, जब A हमारा लेस देन 240, जब A हमारा लेस देन 240 हो तो प्रोबेबिलिटी की ऐसी रिएक्शंस होंगी, स्पॉन्टेनियस फिजन होगा, ये बहुत कम होती है, ठीक है ना। अगर A बहुत ज़्यादा हो जाता है, 240 से ज़्यादा हो जाता है, तो स्पॉन्टेनियस फिजन होने की टेंडेंसी भी क्या हो जाती है बच्चे, इंक्रीज हो जाती है। आगे हम शुरू करते हैं बच्चे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। देखो अभी हमने आपको बता दिया कि अब क्या हुआ है बच्चे, यूरेनियम जब स्प्लिट हुआ तो उसने क्या किया, जब सबसे पहली रिएक्शन उसने क्या किया था, जब यूरेनियम ने न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करके बेरियम क्रिप्टॉन में जब स्प्लिट हुआ था तो उसने हमें 3 न्यूट्रॉन्स दिए थे, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। तो ये जो है बेसिकली ये रिएक्शन आपकी कैसी कहलाएंगी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन कराएंगे। और किसने इंड्यूस की है इस तरह की रिएक्शन, किसने स्टार्ट करी है, न्यूट्रॉन ने, क्योंकि यूरेनियम ने क्या किया था बच्चे, न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व किया था। तो उसकी बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला कि जो न्यूक्लियस होगा वो 2 मीडियम वेट फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा। सेकंड बच्चे जो एनर्जी रिलीज करी थी उसने 200 MeV पर फिजन, यानी कि जब एक फिजन रिएक्शन होती है तो कम से कम 200 MeV मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी रिलीज होनी ही है। उसके बाद क्या होना है बच्चे, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। और सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होंगे इन एक्सेस ऑफ दोस विच इनिशिएटेड द फिजन, ठीक है ना। तो बहुत सारे एक्सेस में हमें क्या मिलेंगे बच्चे, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। अब बच्चे ये जो फ्रेश न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है ना, जो सेकेंडरी जनरेशन है यानी सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं जिनको हम फ्रेश न्यूट्रॉन्स भी कह सकते हैं, ये फर्दर क्या करेंगे बच्चे, न्यूक्लियाई के साथ जो है रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे, फर्दर फिजन क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे और जो है न्यूट्रॉन्स बनाएंगे, ठीक है। इफ एन ऑन एवरेज मोर देन 1 न्यूट्रॉन पर फिजन टू प्रोड्यूस फर्दर। अब यही कह रखा है कि अगर एक न्यूट्रॉन मतलब हमें क्या कह रखा है, अगर हम एवरेज की बात करूं तो 1 से ज़्यादा न्यूट्रॉन पर फिजन जो है वो क्या कर सकते हैं बच्चे, फर्दर फिजन कर सकते हैं, ठीक है।
तो नंबर ऑफ फिजन टेक प्लेस। अब देखो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए 3, जैसे फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन क्या थी, यूरेनियम था। अगर मैं आपको फर्स्ट रिएक्शन लिख के दूं तो यूरेनियम था हमारे पास, क्या था बच्चे, यूरेनियम 23592, ठीक है ना, प्लस हमारे पास क्या था, एक न्यूट्रॉन उसने ऑब्जॉर्व किया और कंपाउंड न्यूक्लियस बनाया हमारे पास यूरेनियम 236, जब इसने ये ऑब्जॉर्व किया ना, ठीक है, 23692, क्योंकि ये इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो ये कंपाउंड न्यूक्लियस बनाया। दिस फर्दर स्प्लिट इनटू बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, ठीक है, प्लस क्या दिए थे उसने 3 न्यूट्रॉन्स, और हमें क्या दिया था बच्चे, क्यू एनर्जी। तो ये जो है इसका 89 होता है और इसका होता है बच्चे 36, इसका होता है बच्चे 144 और ये होता है बच्चे 56, ठीक है। ये तो आपको लर्न ही होनी चाहिए रिएक्शन अपने आप ही। तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है, ठीक है ना, यूरेनियम ने न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्व किया, ठीक है, और सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स बनाए। ये जो फर्दर सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये फर्दर क्या करते हैं बच्चे, अनदर यूरेनियम के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और दोबारा से क्या करेंगे, बेरियम क्रिप्टॉन यानी कि स्प्लिट कर देंगे, दोबारा से फिजन रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है ना। तो यही कह रखा है कि हर स्टेप में बस यही होता जाएगा कि ये क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इन्होंने क्या किया, अगर दूसरे यूरेनियम के साथ स्ट्राइक किया और फिर से बेरियम क्रिप्टॉन बनाए, ये फिजन फ्रैगमेंट्स इसको आप कहोगे, और क्या दिए बच्चे, 3 न्यूट्रॉन्स दिए। फिर ये जो न्यूट्रॉन्स थे 3 न्यूट्रॉन्स, इन्होंने फर्दर इसमें से कुछ भी कोई एक ने भी क्या कर दिया बच्चे, यूरेनियम के साथ कोलाइड किया, अनदर यूरेनियम के साथ, फिर से क्या किया बच्चे, 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस। इस तरह से बच्चे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है कि हर स्टेप पे क्या हो रहा है बच्चे, कि ये इंक्रीज होता ही जा रहा है, ठीक है ना, फिजन जो है हर स्टेप पे बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो ये जो फ्रेश न्यूट्रॉन्स जो थे, तो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फ्रेश न्यूट्रॉन्स एंड ईच फिजन प्रोसेस दीज रिएक्शंस आर मेड सेल्फ जनरेटिंग। अब देखो हमने तो सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस कहाँ करवाया था, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया था बच्चे, इंड्यूस किया था, क्या इंड्यूस्ड फिजन रिएक्शन शो की थी, यहाँ पे सिर्फ हमने न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व करवाया था। पर आगे फर्दर क्या होता जा रहा है बच्चे, अपने आप ही क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं और ये फर्दर अपने आप ही क्या कर रहे हैं, फर्दर जो हमारे पास यूरेनियम है उनके साथ कोलाइड करके फर्दर न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिर वो न्यूट्रॉन्स आगे क्या कर रहे हैं, अलग यूरेनियम के साथ कोलाइड करके फिर से न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से पहले हमने रिएक्शन को इंड्यूस किया था, पर उसके बाद जो है ये जो नेक्स्ट स्टेप जो हो रहे हैं ये अपने आप ही हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, सेल्फ जनरेटिंग, ठीक है। तो सेल्फ जनरेटिंग रिएक्शंस जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं बच्चे, चेन रिएक्शंस कहते हैं। तो सेल्फ जनरेटिंग रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, चेन रिएक्शन। यानी कि पहले जो है हमने न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करवा के फिजन क्रिएट किया, उससे जो हमें फ्रेश न्यूट्रॉन्स मिले, इन्होंने अपने आप ही क्या किया, अनदर यूरेनियम के साथ कोलाइड करके फिजन रिएक्शन शो करी, फिर आगे फर्दर जो है न्यूट्रॉन्स ने आगे कोलाइड किया और फिर से फिजन रिएक्शन शो करी, ठीक है। तो यूरेनियम जो है इसको हम न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाते हैं। कई बार बच्चे क्या होता है कि हमारे पास, तो ऐसा नहीं होता कि जो 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस किए हैं तो वो आगे फर्दर जो है तीनों के तीनों ही क्या करने शुरू कर देंगे बच्चे, अनदर यूरेनियम के साथ कोलाइड करके और हमें क्या देने शुरू कर देंगे, फ्रैगमेंट्स देने शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता, हर न्यूट्रॉन नहीं ऐसा करता। तो कुछ जो है इम्पॉर्टेंट, जो ये कह सकते हो कि हर न्यूट्रॉन तो नहीं, जैसे 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उसमें से एक जो है वो आगे जाके फर्दर जो है चेन रिएक्शन इनिशिएट कर सकता है। पर कई बार जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं ना बच्चे, वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं बच्चे, फिजन के लिए अवेलेबल नहीं होते, अपने आप ही लॉस्ट हो जाते हैं। क्यों लॉस्ट हो जाते हैं बच्चे, जो हमारे पास कुछ रिएक्टर के अंदर जो हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसके अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। कई बार जो है वो रिएक्टर के अंदर लीक हो जाते हैं, लीकेज टू आउटसाइड, मतलब अपने आप ही जो है रिएक्टर के बाहर निकल जाते हैं। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में ही हम फिजन रिएक्शन करते हैं। अब न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, कई बार जो रिएक्टर का मटेरियल होता है अगर उसमें ऑब्जॉर्ब हो गए तो वो फर्दर फिजन क्रिएट नहीं करेंगे, और क्या हो सकता है बच्चे कि जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए वो रिएक्टर के ही बाहर चले जाएं, तो रिएक्टर के अंदर रिएक्शन हो रही तो फिजन रिएक्शन तो वैसे ही नहीं होनी। यहाँ क्या हो सकता है बच्चे, स्कैटर हो जाएं वो दूसरे मटेरियल से। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस तरह की हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिक होता है, और ये प्रोसेस जो है इस तरह से शो किया हुआ है। तो हमें जो है न्यूट्रॉन इकोनॉमी को देख के ही हमें न्यूक्लियर रिएक्टर जो है क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है।
तो हर ये नहीं कि हर कोई जो भी फिजन एक्टिविटी हम करवा रहे हैं वो इकोनॉमिक है, नहीं, हर इकोनॉमिक नहीं होती। तो हमें जो न्यूट्रॉन इकोनॉमी को देख के हमें न्यूक्लियर रिएक्टर हम बनाते हैं, तो हम न्यूट्रॉन इकोनॉमिक भी पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से बच्चे देखो क्या हो रहा है रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे बच्चे ये था हमारे पास स्ट्रे न्यूट्रॉन, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज वाला जो न्यूट्रॉन था उसने क्या किया, यूरेनियम किया, जिसका इनिशियल जब हमने जो इंड्यूस करवाई है, इसने क्या किया, यूरेनियम के साथ कोलाइड किया और हमें क्या दिए बच्चे, 3 न्यूट्रॉन्स दिए, ठीक है। तो 3 न्यूट्रॉन्स दिए प्लस क्या मिले हमें, फिजन फ्रैगमेंट्स, ठीक है ना, बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक है। अब ये तो कुछ नहीं करेंगे तो साइड में इसमें से मान लो एक हमारा लॉस हो गया, कहीं पे भी लॉस हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर में या लीकेज हो गया इस तरह से, तो 2 न्यूट्रॉन्स ने आगे फर्दर क्या कर दिया बच्चे, फिजन रिएक्शन कर दिया। तो ये जो न्यूट्रॉन जो हुआ इसने क्या किया बच्चे, ये प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो गया, और ये जो यूरेनियम प्रोड्यूस हुए इसने 2 फिजन फ्रैगमेंट्स ये द्वारा से 2 लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। फिर 3 न्यूट्रॉन्स मिले, 3 न्यूट्रॉन्स में से 2 ने मान लो आगे क्या किया, यूरेनियम के साथ कोलाइड किया, एक लॉस्ट हो गया। इस तरह से बच्चे ये रिएक्शन अपने आप ही क्या होती जाएगी, चलनी शुरू हो जाएगी। पहले हमने इंड्यूस कराई थी, उसके बाद अपने आप ही न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, अपने आप ही फिजन फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, तो इस तरह की रिएक्शंस जो है वो शुरू हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से चेन रिएक्शन जो है समझ में आ गया होगा ऑफ यूरेनियम 235। अब आगे देखो बच्चे न्यूट्रॉन इकोनॉमी। देखो मैंने आपको बताया कि हमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर जो है बनाने के लिए, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ही क्या होती है बच्चे, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ही क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हम करवाते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है ना, उसके अंदर जो हम फ्यूल का काम जो हमारा करता है वो करता है बच्चे यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल हमारा काम करता है, ठीक है। हम न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है हम नहीं पढ़ेंगे। तो पहले ये इकोनॉमी पढ़ना बहुत जरूरी है, न्यूट्रॉन इकोनॉमी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है इन नेचुरल यूरेनियम, अब देखो यूरेनियम के ना बेसिकली 2 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना। ये नेचुरल यूरेनियम क्यों कहते हैं, ये हमें मिलते हैं, ठीक है, नेचुरली हमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। ये जो हमारे प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, ठीक है ना, इसका क्वांटिटी ज़्यादा होती है 99.28, और ये जो है हमें 0.72% हमें जो है नेचुरली मिलता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बच्चे, फिजन रिएक्शन करवानी है, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पे जो न्यूट्रॉन है उसको स्ट्राइक करवाना पड़ेगा, उससे हमें क्या करनी पड़ेगी, फिजन रिएक्शन शुरू करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, एक न्यूट्रॉन लिया और वो फास्ट न्यूट्रॉन हमने लिया, और उसने क्या किया बच्चे, यूरेनियम के साथ जो है हिट किया उसे, और क्या किया, इंड्यूस फिजन शुरू करी, ठीक है ना। और उसने क्या किए, द्वारा से 2 फास्ट न्यूट्रॉन्स उसने प्रोड्यूस किए, ठीक है। मतलब मान के चलते हैं कि जो न्यूट्रॉन आया उसने यूरेनियम के साथ हिट किया, और फर्दर जो हमें न्यूट्रॉन्स दिए वो जो न्यूट्रॉन्स थे वो फास्ट न्यूट्रॉन्स थे, और मान लेते हैं कि इनका जो रेट है कि पर फिजन जो है, अब मैंने आपको बताया था एक रिएक्शन में 2 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो डिपेंड करेगा ना कि कौन सी रिएक्शन हुई है, ठीक है, क्या बन रहा है, क्या हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मान के चलते हैं उन्होंने एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स तो प्रोड्यूस होते ही हैं पर फिजन, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चे, फास्ट फिजन फैक्टर, ठीक है। तो इस फास्ट फिजन फैक्टर क्या होता है बच्चे, कि हम मान के चलते हैं कि जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं पर फिजन जो है वो इतने होते हैं, ठीक है ना, 2.5 होते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स जो है फ्रॉम द फिजन इज द इंक्रीज फ्रॉम N0 टू N0 फैक्टर। अब देखो हमारे पास जो टोटल जो है फास्ट न्यूट्रॉन्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं, वो मान लो पहले N0 थे, पहले इनिशियल N0 थे, अब N0 से कुछ फैक्टर इंक्रीज हुआ, और ये जो फैक्टर इंक्रीज हुआ है ना, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, फास्ट फिजन फैक्टर। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले N0 थे, अब मान लो 3 N0 हो गए, तो अब सेलेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो इतने फैक्टर इंक्रीज ही तो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये जो फास्ट न्यूट्रॉन्स थे इसने क्या किया बच्चे, यूरेनियम 238 से कोलाइड किया, और फिर क्या हुआ बच्चे, कुछ जो है स्लो डाउन हो गए न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, और ये जो है रेजोनेंस स्टेट के अंदर कैप्चर नहीं हुए, ठीक है ना। बच्चे ये चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे इतना डिटेल में, बस मैं आपको बताती हूँ कि कुछ जो न्यूट्रॉन्स हमारे पास थे वो रेजोनेंस स्टेट में कैप्चर नहीं हुए, और क्या हुए, जो मेनली हम जो है ये जो हम करते हैं बच्चे, मेनली जो हम न्यूट्रॉन्स यूज़ करते हैं ना बच्चे, वो थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। थर्मल न्यूट्रॉन्स ही जो है उनको ही हम जो है यूरेनियम 235 के ऊपर जो है कोलाइड कराते हैं। हम फास्ट न्यूट्रॉन्स को कभी भी कोलाइड नहीं करवाते हैं, उनको हमें पहले स्लो डाउन करना पड़ता है। तो हम थर्मल न्यूट्रॉन्स जो है उन्हीं से ही जो है फिजन रिएक्शन हम इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है।
ठीक है ना। अब देखिए फ्रैक्शन वो सर्वाइव कर रहा है एंड एस्केप रेजोनेंस कैप्चर इज कॉल्ड, ठीक है ना। अब मान लो कि जो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है ना, कुछ फ्रैक्शन जो है वो सर्वाइव करेगा और कुछ जो है क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा रेजोनेंस कैप्चर से, तो वो मान लेते हैं एन नॉट एप्सिलॉन पी, ठीक है। तो थोड़ा रेजोनेंस स्टेट के बारे में पढ़ ही लो बेटा है क्या, तो थोड़ा बहुत बस यही चीज़ें बताएंगे आपको क्या क्या रखा है। कि मान लो यूरेनियम जो 238 होता है ना, इसकी क्या होती है कि वो जो है इतनी MeV वाला न्यूट्रॉन ही क्या करता है बच्चे, कैप्चर करता है, ठीक है ना। और हमें क्या दे देता है, एन गामा दे देता है। अब हमें एन गामा तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जो ये गामा क्या है बच्चे, जो आउटगोइंग पार्टिकल निकलता है, हमें गामा तो नहीं चाहिए ना अपनी रिएक्शन के अंदर, हमें तो ये चाहिए कि न्यूट्रॉन्स ही बने, ठीक है ना। तो यही होता है जो फास्ट न्यूट्रॉन्स। अब देखो यूरेनियम 238 जो ये इतने फास्ट न्यूट्रॉन आ रहा है, इसने क्या कर दिया बच्चे, एन गामा दिया, यानी कि न्यूट्रॉन्स ने जब यूरेनियम ने न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व किया तो गामा दे दिया, मतलब गामा एमिट किया, जो एनर्जी रिलीज की वो गामा में करी, यानी कि गामा एज आउटगोइंग पार्टिकल दिया। पर हमें आउटगोइंग पार्टिकल क्या चाहिए बच्चे, हमें न्यूट्रॉन्स ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं बच्चे, जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हें स्लो डाउन किया जाता है, ठीक है ना। और वो कैसे करते हैं, यूरेनियम 238 से हम उसको स्लो डाउन करते हैं, और फिर उसके बाद उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि वो जो है किसी भी स्टेट के अंदर कैप्चर हो जाए, तब तक कैप्चर नहीं होता है। अब ये यूरेनियम तब तक नेक्स्ट न्यूट्रॉन को कैप्चर तब तक नहीं करेगा जब तक उसकी एनर्जी जो है कितनी हो जाए, 1 में 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए, ठीक है ना। तो इतनी एनर्जी जब तक नहीं हो जाएगी, देखो कितनी कम एनर्जी, तब तक वो यूरेनियम जो है आपका कैप्चर नहीं करेगा किसको, न्यूट्रॉन को, ठीक है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी। तो मान लो जो P है हमारा रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी है, तो मतलब जो हमारा फ्रैक्शन जो सर्वाइव किया, ठीक है ना, रेजोनेंस एस्केप रेजोनेंस कैप्चर इज द फ्रैक्शन दैट सर्वाइव एंड एस्केप रेजोनेंस कैप्चर, वो कितना है बच्चे, एन नॉट एप्सिलॉन P, यानी कि जो फ्रैक्शन जितने न्यूट्रॉन्स रह गए थे, ठीक है ना, जो रेजोनेंस कैप्चर में आए, वो कितनी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चे, एन नॉट एप्सिलॉन P। अब क्या कह रखा है बच्चे कि ये जो न्यूट्रॉन्स थे, ठीक है ना, ये जो न्यूट्रॉन्स थे ये क्या करेंगे बच्चे, इनके पास इतनी एनर्जी होगी, ये फर्दर फ्यूजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जो अवेलेबल नहीं होंगे फ्यूजन के लिए, ठीक है ना, और रेस्ट विल प्रोड्यूस फ्यूजन, बाकी क्या करेंगे, फ्यूजन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मान लो जो सिग्मा ए है वो क्या है बच्चे, क्रॉस सेक्शन है बच्चे थर्मल न्यूट्रॉन का। क्रॉस सेक्शन क्या होता है बच्चे, जैसे कि ये एरिया, इतना एरिया आपका क्रॉस सेक्शन, एक मिनट रुको, जैसे मैं कैप लूँ तो क्रॉस सेक्शन बेसिकली एरिया होता है, ठीक है ना, ये एरिया, इतना एरिया, ठीक है ना। ये जो क्रॉस सेक्शन है बेसिकली क्या है, मान लो जो थर्मल न्यूट्रॉन्स है उसका क्रॉस सेक्शन सिग्मा ए है, और वही क्या होता है बच्चे, यूरेनियम ऑब्जॉर्ब करता है। और सिग्मा एफ जो है वो क्या है बच्चे, दैट ऑफ न्यूट्रॉन्स विच कॉज फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235। तो क्या यहाँ पे क्या कह रखा है कि सिग्मा एफ जो है ना वो क्या है बच्चे, क्या है आपका, ये मान लो कि सिग्मा एफ जो है वो क्रॉस सेक्शन है किसका, न्यूट्रॉन्स का, जो क्या कर रहा है बच्चे, फ्यूजन कॉज कर रहा है, ठीक है ना, यूरेनियम 235 की। और मान लो क्या हुआ, उस यूरेनियम 235 ने न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब किया, तो सेकंड जनरेशन न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रॉन्स निकले वो जो है फर्दर जो है फ्यूल के अंदर ऑब्जॉर्ब हो गए, ठीक है ना। जो हमने रिएक्टर के अंदर फ्यूल क्या लिया था, यूरेनियम लिया था, और उसकी वो जो सेकंड जनरेशन न्यूट्रॉन्स थे वो कितने हैं आपके पास, एन नॉट एप्सिलॉन P ईटा, ठीक है ना। ईटा क्या है, दैट इज बेसिकली सिग्मा एफ और सिग्मा नॉट का आपका रेशियो है। आगे क्या कह रहा है, हाउ एवर ऑल द थर्मल न्यूट्रॉन्स इन द फर्स्ट जनरेशन आर नॉट यूज्ड अप ड्यू टू लीकेज। अब मैंने यही कहा कि जितने भी थर्मल न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं वो सारे के सारे यूज़ अप नहीं होते, सारे हम यूज़ नहीं करते, कुछ ही फ्रैक्शन हमारी यूज़ होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, थर्मल यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन जब न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो वो नंबर ऑफ सेकेंड जनरेशन न्यूट्रॉन्स क्या होंगे बच्चे, वो कितने होंगे, एन नॉट एप्सिलॉन P F ईटा, यानी इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देखो बच्चे यहाँ पे जो न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, अगर मैं इसकी बात करूँ, दैट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ सेकेंड जनरेशन न्यूट्रॉन से फर्स्ट जनरेशन न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो आपका किसका रेशियो है, सेकेंड जनरेशन न्यूट्रॉन से फर्स्ट जनरेशन न्यूट्रॉन्स का आपका वो है रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे क्या कह रखा है, इज गिवन बाय कितना है आपका, क्या K इज इक्वल टू एप्सिलॉन P ईटा F, ठीक है ना। K क्या नेट जो फ्यूजन प्रोड्यूस होती है पर जनरेशन। अब आगे क्या कह रहा है, ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 फैक्टर्स दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड। अब देखो इस 4 फैक्टर्स की जनरेशन की कंट्रीब्यूशन की वजह से हम इस फॉर्मूले को क्या कहेंगे बच्चे, 4 फैक्टर फ्यूजन चेन रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखो 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो इस करके इसको क्या बोला गया बच्चे, 4 फैक्टर फॉर्मूला ऑफ 4 फ्यूजन चेन रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास जो आया है,
तो जर्नल अगर बिहेवियर देखूँ चेन रिएक्शन का, अब क्या होता जा रहा है, देखो जर्नल बिहेवियर अगर मैं बात करूँ, एक न्यूट्रॉन से शुरू होते हैं तो फर्दर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते शुरू हो जाते हैं। तो एक से शुरू हुए थे, के क्या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, फिर के मिले, फिर आगे के स्क्वायर मिले, इस तरह से वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब ये जो के है, अगर मान लो हमारा के बहुत ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, एक के इज ग्रेटर देन 1, तो उस केस में जो चेन रिएक्शन जो होगी ना, वो क्या होगी बच्चे, वो जो है चेन रिएक्शन इन सच एन असेंबली प्रोड्यूस। अब ये जो चेन रिएक्शन होगी वो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना, मतलब जितना इसने कंज्यूम नहीं किया ना न्यूट्रॉन से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चे, इस डिवाइस को हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल असेंबली। हम ऐसे कभी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को सुपर क्रिटिकल पे नहीं रखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हम सुपर क्रिटिकल स्टेट पे नहीं रखते हैं, कि हम नहीं चाहते ऐसा भी ना हो जाए कि चेन रिएक्शन इतनी हो जाए कि जितना कम से बहुत ज़्यादा ही वो प्रोड्यूस करने शुरू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चे, न्यूट्रॉन्स बेसिकली इतने डेंजरस होते हैं ना, अगर ये इतनी ज़्यादा बढ़ गए ना तो इसका मतलब क्या, बहुत ज़्यादा एनर्जी में रिलीज होना। अब आपने हिरोशिमा और नागासाकी का केस पढ़ा था, बेसिकली क्या था, वो जो बम था वो क्या था, न्यूक्लियर था, ठीक है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब था। उसके अंदर था क्या बच्चे, न्यूट्रॉन्स ही तो थे, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते जा रहे थे, एक चेन रिएक्शन शुरू हो गई थी जिसने तबाही मचा दी, इतनी तबाही मचा दी थी कि पूरा का पूरा जो हिरोशिमा नागासाकी था खत्म हो गया। सारे उनकी आज की जनरेशन भी जो है उनको भी अभी तक उसके साइड इफेक्ट्स है। उसमें बेसिकली क्या था बच्चे, एक न्यूट्रॉन ने दूसरी फ्यूजन कर करके इतने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस कर दी, इतना ज़्यादा एनर्जी हो गई थी, इसको हम कहते हैं कि सुपर क्रिटिकल स्टेट आ गई थी वहाँ पे। तो ये जो डिवाइस होती है इज रैपिडली कंज्यूम, और ये जो इस तरह की चीज़ें हम नहीं यूज़ करते, तो न्यूक्लियर बॉम्ब बेसिकली इसके टाइप है, ठीक है ना। उसमें हम जो के जैसे इसमें 1 ले रखे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं 1 से, मतलब कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स पड़ी हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो डिवाइस इस तरह की बनाते हैं, सुपर क्रिटिकल असेंबली में जो डिवाइस होती है उसमें जो फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज होती है शॉर्ट टाइम में। न्यूक्लियर रिएक्टर्स का यूज़ क्यों किया जाता है बच्चे, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अब जैसे आप सोलर पावर प्लांट है ये सब लगे हुए हैं, वैसे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी क्या करते हैं बच्चे, एनर्जी ही तो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। के जब 1 है तो यहाँ पे जो रेट, जो जितना न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है और जितना न्यूट्रॉन कंज्यूम हुआ है वो इक्वल है, ठीक है ना, तो हमारी डिवाइस एक्सप्लोड नहीं होती। ये स्टेज हम यूज़ करते हैं बच्चे, इस तरह की डिवाइस हम क्या कहते हैं बच्चे, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो हम क्रिटिकल और सेल्फ सस्टेनिंग स्टेट को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन को, न्यूक्लियर एनर्जी जो प्रोड्यूस उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी असेंबलीज आपकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होती हैं, ज़्यादातर ये हम इंडस्ट्री और रिसर्च में हम यूज़ करते हैं। तो हम के की वैल्यू ज़्यादातर हम अपने एक्सपेरिमेंट में जो हम लैब्स में करते हैं, जो मतलब यहाँ पे नहीं, जो हम आगे फर्दर जो है जो बच्चे परस्यू करेंगे, ठीक है ना, जब वो अपनी पीएचडी थीसिस शुरू करेंगे तो इसमें अगर करना चाहते हैं तो उन्हें जो न्यूक्लियर रिएक्टर मिलता है जिस पे वो काम करते हैं वो 1.05 तक का होता है उसमें के, और के लेस देन 1 है बच्चे, ये तो रिएक्शन जो होगी वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होगी। इसमें तो नहीं, के जब लेस देन 1 है बच्चे, एक न्यूट्रॉन ने जो फ्यूजन की है उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा, सेकेंडरी जनरेशन न्यूट्रॉन्स बहुत कम हुए हैं फर्स्ट जनरेशन से, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि आगे ये रिएक्शन शुरू होंगी, चेन रिएक्शन नहीं। तो ये जो सेकेंड जनरेशन न्यूट्रॉन्स अगर लेस हैं आपके फर्स्ट जनरेशन से, तो लेस न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे जो उसने कंज्यूम किए हैं, तो ये असेंबली जो आपकी कैसी स्टेज है, आपकी सब क्रिटिकल असेंबली है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये सारा अच्छी तरह से पढ़ लिया है न्यूट्रॉन इकोनॉमी के। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेज में न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, ये जो हमने अभी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन न्यूट्रॉन इकोनॉमी की है बहुत इंपॉर्टेंट है।